66 किस हक से। वही हमारे ऋषु एंजल कृष अंश आरव अनाया कशिश जिया और धर के सभी लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि अब सिया क्या करेगी, क्योंकि वो सभी ने पहले भी सिया का रूप देख लिया था। वही हमारी एंजल तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सिया को ही देख रही थी। वही सिया बड़े रोब के साथ आनंद जी के सामने जाके खड़ी हो गई और झुक के उसका कॉलर ठीक करते हुए कहा, मिस्टर आनंद आहूजा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप या आपके ये सो कॉल्ड चमचे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप मेरी रिस्पेक्ट करें या ना करें मैं फिर भी जानती हूँ कि कैसे आप सभी को मेरे कदमों में लाना है। दूसरी बात, मेरे पति किसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं सिया राम आहूजा हूँ तब तक मैं आप सबकी यंग मैडम हुए सच यहाँ बैठा कोई भी शख्स नहीं जुटला सकता। और वैसे भी मेरे और मेरे पति के बीच कैसा रिश्ता है, इससे ये नहीं बदल सकता कि मैं उन लोगों को माफ़ कर दूँ जिसने मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर आंखों में गुस्सा लिए आनंद जी के आंखों में आंखें डाल के कहा, एक बात याद से अपने दिमाग में बिठा लेगा, सिया आहूजा की कुछ मर्यादा है लेकिन सिया कपूर की कोई मर्यादा नहीं है। जो काम मैं सिया आहूजा बन के नहीं कर सकती वो काम मैं सिया कपूर बन के आसानी से कर सकती हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में आने से पहले 100 बार सोचिएगा ज़रूर। आज आपने जाने अनजाने में मेरे पति के खिलाफ जो भी बातें कही है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए ज़रा संभाल के, क्या पता कब आपके साथ या आपके परिवार के साथ क्या हो जाए हम। ये बोल उसने आनंद जी का कंधा थपथपाया और फिर वही रोब के साथ वायस राम के बगल में बैठ गई। वही सिया के बैठने के बाद भी आनंद जी और बाकी सभी अभी भी उसी मुद्रा में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सबको साफ सुन गया हो। वही ये सब देख एनल कृष और धर के बाकी सभी को तो बड़ा मजा आ रहा था। सभी लोग अभी भी ऐसे ही बैठे हुए थे क्योंकि किसी में भी आज तक सिया का ये रूप नहीं देखा था। राम की आवाज़ सुन के सभी लोग होश में आए। आज आखिरी बार मैं आप सबकी इस गलती को माफ़ करता हूँ, वरना मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी पत्नी और आहूजा खानदान की यंग मैडम से इस लहजे में बात करे। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले आप सभी, अब से सिया ही आप सभी की यंग मैडम है और आगे भी सिया ही रहेगी, क्योंकि इस ओहदे को संभालने के लिए सिया से बेहतर कोई मुझे नहीं मिल सकता। इसलिए आगे से अपनी यंग मैडम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। वही राम के पास वाले सोफे पे बैठी दादी ने अपनी रोबदार आवाज़ के साथ कहा, और एक बात याद रखना, सिया को कभी कमज़ोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि वो एक अकेली ऐसी बड़ी लड़की है जो राम की गैरमौजूदगी में भी अकेले इस आहूजा खानदान का नेतृत्व कर सकती हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकती है। इसलिए आप सबकी सिया को अपनी यंग मैडम मानना ही होगा, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये दिल से करते हैं कि नहीं। दादी की बात सुन के आखिरकार अब किसी और में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। राम ने राघव को कुछ इशारा किया तो राघव जल्दी से वहां से चला गया। कुछ ही देर में राघव कुछ गाज के साथ शान, महेंद्र, तान्या और उसके भाई के साथ लौटा। गाज ने चारों को राम और सिया के सामने जमीन पे पटक दिया। चारों ने जब अपने सामने देखा तो राम और सिया उनके सामने किसी राजा और रानी की तरह बैठे हुए थे। उन चारों की हालत देख के बाकी के परिवार वाले हैरान हो गए, क्योंकि चारों को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि चारों को बहुत मारा गया है। सामने बेटी सिया ने गुस्से में शान को धूरा और कहा, एक आखिरी बार बोल रही हूँ, सच सच बता दे कि किसने तुझे कृष के साथ ये सब करने को बोल था। सच बता, वरन तुझको आज मुझस खुद भगवान भी नहीं बच सकता। सिया की बात सुन के शान ने अपना मुंह फेर लिया। ये देख सिया के चेहरे पे एक देवील मुस्कान आ गई। सिया ने एक बार राम की ओर देखा तो राम ने उसे हाँ में इशारा कर दिया। ये देख सिया अपनी जगह से खड़ी हुई और कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, अब जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ये बोल उसने मलिक की ओर इशारा किया। सिया का इशारा पाते ही मलिक वहां से चला गया और कुछ ही देर में कुछ गाज के साथ अंदर आया। उसके साथ कोई बड़ी सी चीज भी थी जिसे मलिक ने सबके सामने रखवाया। उसके ऊपर एक बड़ा सा लाल कपड़ा था। मलिक ने उस कपड़े तो हटाया तो वो एक ग्लास का बड़ा सा बॉक्स था जो खाली था, लेकिन उसके साथ और 3 उससे 2 छोटे बॉक्स थे, जिसे देख सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, क्योंकि एक बॉक्स में बहुत सारे कॉकरोच थे और वो भी बड़े बड़े। वही दूसरे बॉक्स में बहुत सारे चूहे थे और तीसरे बॉक्स में बहुत सारे सांप थे। सिया ने शान की ओर देखा और कहा, सो रेडी हो ना अपनी सजा भुगतने के लिए। लेकिन तभी एक आवाज़ चारों ओर गूंज गई, किस हक से तुम किसी को सजा दे रही हो?
ये थोड़ा छोटा वाला चैप्टर है, लेकिन अभी दिवाली की वजह से फ्री न हूँ तो प्लीज़ 1-2 दिन तक चला लेना, बाद में मैं बड़े वाले चैप्टर दूंगी। 67 सनाया से शादी। सिया का इशारा पाते ही मलिक वहां से चला गया और कुछ ही देर में कुछ गाज के साथ अंदर आया। उसके साथ कोई बड़ी सी चीज भी थी जिसे मलिक ने सबके सामने रखवाया। उसके ऊपर एक बड़ा सा लाल कपड़ा था। मलिक ने उस कपड़े तो हटाया तो वो एक ग्लास का बड़ा सा बॉक्स था जो खाली था, लेकिन उसके साथ और 3 उससे 2 छोटे बॉक्स थे, जिसे देख सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, क्योंकि एक बॉक्स में बहुत सारे कॉकरोच थे और वो भी बड़े बड़े। वही दूसरे बॉक्स में बहुत सारे चूहे थे और तीसरे बॉक्स में बहुत सारे सांप थे। सिया ने शान की ओर देखा और कबा सो रेडी हो ना अपनी सजा भुगतने के लिए। लेकिन तभी एक आवाज़ चारों ओर गूंज गई। किस हक से तुम किसी को सजा दे रही हो? इस आवाज़ को सुन के सभी आवाज़ की ओर मुड़े। सामने सनाया खड़ी थी जिसके चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसके ठीक पास में एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 28 साल होगी। 5 फीट 7 इंच हाइट, गोरा रंग, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये है सौरभ गोयल, सनाया गोयल का भाई। दोनों को देख के किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। वही सिया और राम के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही दूसरी ओर सनाया और सौरभ बड़े आराम से अंदर आ रहे थे और दोनों ही जाके सीधा राम और सिया के सामने खड़े हो गए। दोनों को ऐसे अपने सामने देख के राम ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने कब गोयल्स को यहाँ इनवाइट किया है। राम की बात सुन के सौरभ ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, अरे मिस्टर राम, अब क्या गोयल क्या आहूजा, अब तो दोनों ही खानदान एक हो चुके हैं, और जब आहूजा खानदान की यंग मैडम ही गोयल खानदान से है तो फिर अब गोयल्स तो यहाँ आएंगे ही ना। सौरभ की बात सुन के किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। राम ने सौरभ से कहा, मिस्टर सौरभ, लगता है आपको कम उम्र में भूलने की बीमारी हो चुकी है। मेरी पत्नी गोयल खानदान से नहीं बल्कि कपूर खानदान से है। राम की बात सुन के सौरभ ने कहा, लगता है आपको अभी तक पता नहीं चला। हाँ, माना कि आपकी ये पत्नी, सिया की ओर इशारा करते हुए कहा, कपूर खानदान से है, लेकिन ये अब आपकी एक्स पत्नी बन चुकी है। राम की ये बात सुन के सभी लोग हैरानी से सौरभ को देखने लगे। राम ने जब सौरभ की बात सुनी तो वो गुस्से में खड़ा हुआ और सौरभ का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम दो मिस्टर सौरभ, तुम जानते नहीं हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो सिया राम आहूजा है और इस सच को कोई भी नहीं बदल सकता, समझे तुम। राम की बात सुन के सौरभ ने गुस्से में राम से अपना कॉलर छुड़ाया और कहा, अब तुम्हें याद आया कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है? तब तुम्हें याद नहीं आया जब तुम अपने ही घर में अपने ही कमरे में मेरी बहन के साथ रातें गुजारा करते थे? हाँ, तब तुम्हें ये याद नहीं आया कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है? तब तो बड़े मज़े से मेरी बहन के साथ अपनी रातें रंगीन बनाते थे, और अब जब मैंने सबके सामने तुम्हारी ये घटिया हरकतें सबके सामने ला दी तो अब तुम्हें अपनी पत्नी याद आ रही है। मुझे नहीं पता था कि आहूजा खानदान का हेड राम आहूजा इतना घटिया इंसान है। राम गुस्से में सौरभ की ओर आगे बढ़ा, लेकिन तभी सिया उसके और सौरभ के बीच में आ गई। सिया ने सख्त लहजे में सौरभ वे कहा, मिस्टर सौरभ, अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ अब क्या कर जाओगी। और हाँ, उसके लिए मुझे सिया राम आहूजा बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सिया कपूर ही काफ़ी है। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, और अब जिस भी मकसद से यहाँ आए हो उसे क्लियर करो और साफ साफ बात करो। यहाँ किसी को भी तुम्हारी ऐस बड़ी बात सुनने के लिए समय नहीं है। सौरभ ने सिया की बात सुनी और हंसते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐस बड़ी लड़की नहीं देखी जिसे ये अच्छे से पता था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और उसी के पति के बेडरूम में पता नहीं कितनी रातें गुजार चुकी है, लेकिन फिर भी तुम अपने पति का साथ दे रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ का इतना बोलना ही था कि तभी सौरभ को अपने पैरों पे कुछ महसूस हुआ। सौरभ ने जब नीचे देखा तो वहां ऋषु और एंजल थे जो सौरभ के पैरों पे लगातार मारे जा रहे थे। हमारे मम्मा पापा बुरे नहीं है, आप गंदे हो, आप गंदे हो। दोनों लगातार रोए जा रहे थे और सौरभ को मारे जा रहे थे, जिससे सौरभ को गुस्सा आ गया और उसने अपने पैरों से दोनों को किक किया और कहा, यू बदतमीज बच्चे, पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाते हैं। ऋषु और एंजल को ऐसे गिरता देख के सिया और राम जल्दी से दोनों की ओर भागे।
जैसे ही दोनों गिरने को हुए तो सिया और राम ने दोनों को पकड़ लिया। एंजल सिया की गोद में थी और ऋषु राम की गोद में। राम और सिया ने दोनों को कस के हग कर लिया। दोनों ने जब देखा कि उसके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है तब जाके दोनों ने एक राहत की सांस ली। एंजल ने रोते हुए कहा, मम्मा मम्मा, वो गंदे अंकल बोल रहे हैं कि हमारे मम्मा पापा गंदे हैं। मम्मा, हमारे मम्मा पापा गंदे नहीं है बल्कि वो अंकल गंदे हैं। सिया ने जल्दी से उसकी प्यारी सी बच्ची के आंसू पोंछे और कहा, नहीं मेरी गुड़िया, ऐसे रोते नहीं, मम्मा पापा है ना आपके पास, आपको ऐसे किसी की भी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। सिया की बात सुन के एंजल ने कस के सिया को हग कर लिया और आराम से अपना सर सिया के कंधे पे रख दिया। वही ऋषु भी राम को कस के हग किए हुए था और वो भी धीरे धीरे सुबक रहा था। वही जैसे ही सिया की नज़र सौरभ पे गई तो उसका गुस्सा अब फुट पड़ा। उसके लिए अब खुद को रोकना नामुमकिन था, क्योंकि सौरभ ने उसके दोनों बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी जिसके ऊपर वो एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सिया ने अपनी जानलेवा नजरों से सौरभ को घूरा और अगले ही पल पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। ये थप्पड़ सिया ने सौरभ को मारा था। सौरभ को नहीं लगा था कि सिया ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसके पास में खड़ी सनाया भी हैरान थी। सौरभ कुछ कर पाता उसके पहले ही सिया ने गुस्से में सौरभ से कहा, क्या तुम जानते भी हो तुमने किसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है? जानते भी हो ये दोनों कौन है? सिया की बात सुन के सभी सिया को देखने लगे, क्योंकि ज़्यादा किसी को भी ये नहीं पता था कि राम और सिया के बच्चे भी हैं। हाँ, आनंद जी और उसके कुछ खास लोगों को पता था कि राम का एक बेटा भी है, लेकिन आज तक किसी भी राम के बेटे को देखा नहीं था। वही सिया ने गुस्से से सौरभ से कहा, ये दोनों सिया राम के बच्चे हैं और जो गलती आज तूने की है उसके लिए सिया राम तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सिया की बात को सुन के सौरभ तो जैसे सदमे में चला गया, वैसा ही कुछ हाल बाकी कईयों का था। सौरभ अपने होश में आया और अचानक से किसी राक्षस की तरह हंसने लगा, जिससे सिया ने घूर के सौरभ को देखा। उसकी गोद में अभी भी एंजल थी। कुछ देर के बाद जब सौरभ ने अपनी हंसी कंट्रोल की तब उसने कहा, तुम्हारी माफ़ी चाहिए भी किसे? और हाँ, ये दोनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं, राम के नहीं। और ना ही मैं इन दोनों बच्चों को आहूजा खानदान में कदम रखने दूंगा, क्योंकि राम के अपने बच्चे होंगे और वो तुम्हारे और राम के नहीं बल्कि राम और सनाया के होंगे। सौरभ की बात सुन के राम ने गुस्से में कहा, तुम होते कौन वो आहूजा खानदान के वारिस के बारे में डिसीजन लेने वाले? ये हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है, इसलिए अपनी औकात में रहो वरना मैं नहीं जानता मैं क्या कर दूंगा। राम की बात सुन के सौरभ ने कहा, अरे राम, तुम कैसे भूल गए? तुमने ही तो इस पेपर पे साइन करके ये एग्री किया था कि तुम आज के दिन सिया कपूर को डाइवोर्स देके सनाया गोयल से शादी करोगे और सनाया ही आहूजा खानदान की यंग मैडम होगी। और अब तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो? टू बी कंटिन्यू। 68 अनटाइटल्ड चैप्टर। सिया का इशारा पाते ही मलिक वहां से चला गया और कुछ ही देर में कुछ गाज के साथ अंदर आया। उसके साथ कोई बड़ी सी चीज भी थी जिसे मलिक ने सबके सामने रखवाया। उसके ऊपर एक बड़ा सा लाल कपड़ा था। मलिक ने उस कपड़े तो हटाया तो वो एक ग्लास का बड़ा सा बॉक्स था जो खाली था, लेकिन उसके साथ और 3 उससे 2 छोटे बॉक्स थे, जिसे देख सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, क्योंकि एक बॉक्स में बहुत सारे कॉकरोच थे और वो भी बड़े बड़े। वही दूसरे बॉक्स में बहुत सारे चूहे थे और तीसरे बॉक्स में बहुत सारे सांप थे। सिया ने शान की ओर देखा और कबा, सो रेडी हो ना अपनी सजा भुगतने के लिए? लेकिन तभी एक आवाज़ चारों ओर गूंज गई, किस हक से तुम किसी को सजा दे रही हो? इस आवाज़ को सुन के सभी आवाज़ की ओर मुड़े। सामने सनाया खड़ी थी जिसके चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसके ठीक पास में एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 28 साल होगी। 5 फीट 7 इंच हाइट, गोरा रंग, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये है सौरभ गोयल, सनाया गोयल का भाई। दोनों को देख के किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। वही सिया और राम के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही दूसरी ओर सनाया और सौरभ बड़े आराम से अंदर आ रहे थे और दोनों ही जाके सीधा राम और सिया के सामने खड़े हो गए। दोनों को ऐसे अपने सामने देख के राम ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने कब गोयल्स को यहाँ इनवाइट किया है। राम की बात सुन के सौरभ ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, अरे मिस्टर राम, अब क्या गोयल क्या आहूजा, अब तो दोनों ही खानदान एक हो चुके हैं, और जब आहूजा खानदान की यंग मैडम ही गोयल खानदान से है तो फिर अब गोयल्स तो यहाँ आएंगे ही ना।
सौरभ की बात सुन के किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। राम ने सौरभ से कहा, मिस्टर सौरभ, लगता है आपको कम उम्र में भूलने की बीमारी हो चुकी है। मेरी पत्नी गोयल खानदान से नहीं बल्कि कपूर खानदान से है। राम की बात सुन के सौरभ ने कहा, लगता है आपको अभी तक पता नहीं चला। हाँ, माना कि आपकी ये पत्नी, सिया की ओर इशारा करते हुए कहा, कपूर खानदान से है, लेकिन ये अब आपकी एक्स पत्नी बन चुकी है। राम की ये बात सुन के सभी लोग हैरानी से सौरभ को देखने लगे। राम ने जब सौरभ की बात सुनी तो वो गुस्से में खड़ा हुआ और सौरभ का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम दो मिस्टर सौरभ, तुम जानते नहीं हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो सिया राम आहूजा है और इस सच को कोई भी नहीं बदल सकता, समझे तुम। राम की बात सुन के सौरभ ने गुस्से में राम से अपना कॉलर छुड़ाया और कहा, अब तुम्हें याद आया कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है। तब तुम्हें याद नहीं आया जब तुम अपने ही घर में अपने ही कमरे में मेरी बहन के साथ रातें गुजारा करते थे। हाँ, तब तुम्हें ये याद नहीं आया कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है। तब तो बड़े मज़े से मेरी बहन के साथ अपनी रातें रंगीन बनाते थे, और अब जब मैंने सबके सामने तुम्हारी ये घटिया हरकतें सबके सामने ला दी तो अब तुम्हें अपनी पत्नी याद आ रही है। मुझे नहीं पता था कि आहूजा खानदान का हेड राम आहूजा इतना घटिया इंसान है। राम गुस्से में सौरभ की ओर आगे बढ़ा, लेकिन तभी सिया उसके और सौरभ के बीच में आ गई। सिया ने सख्त लहजे में सौरभ वे कहा, मिस्टर सौरभ, अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ अब क्या कर जाओगी। और हाँ, उसके लिए मुझे सिया राम आहूजा बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सिया कपूर ही काफ़ी हैं। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, और अब जिस भी मकसद से यहाँ आए हो उसे क्लियर करो और साफ साफ बात करो। यहाँ किसी को भी तुम्हारी ऐसी बड़ी बात सुनने के लिए समय नहीं है। सौरभ ने सिया की बात सुनी और हंसते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी बड़ी लड़की नहीं देखी जिसे ये अच्छे से पता था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और उसी के पति के बेडरूम में पता नहीं कितनी रातें गुजार चुकी है, लेकिन फिर भी तुम अपने पति का साथ दे रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ का इतना बोलना ही था कि तभी सौरभ को अपने पैरों पे कुछ महसूस हुआ। सौरभ ने जब नीचे देखा तो वहां ऋषु और एंजल थे जो सौरभ के पैरों पे लगातार मारे जा रहे थे। हमारे मम्मा पापा बुरे नहीं हैं, आप गंदे हो, आप गंदे हो। दोनों लगातार रोए जा रहे थे और सौरभ को मारे जा रहे थे, जिससे सौरभ को गुस्सा आ गया और उसने अपने पैरों से दोनों को किक किया और कहा, यू बदतमीज बच्चे, पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाते हैं। ऋषु और एंजल को ऐसे गिरता देख के सिया और राम जल्दी से दोनों की ओर भागे। जैसे ही दोनों गिरने को हुए तो सिया और राम ने दोनों को पकड़ लिया। एंजल सिया की गोद में थी और ऋषु राम की गोद में। राम और सिया ने दोनों को कस के हग कर लिया। दोनों ने जब देखा कि उसके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है तब जाके दोनों ने एक राहत की सांस ली। एंजल ने रोते हुए कहा, मम्मा मम्मा, वो गंदे अंकल बोल रहे हैं कि हमारे मम्मा पापा गंदे हैं। मम्मा, हमारे मम्मा पापा गंदे नहीं है बल्कि वो अंकल गंदे हैं। सिया ने जल्दी से उसकी प्यारी सी बच्ची के आंसू पोंछे और कहा, नहीं मेरी गुड़िया, ऐसे रोते नहीं, मम्मा पापा है ना आपके पास, आपको ऐसे किसी की भी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। सिया की बात सुन के एंजल ने कस के सिया को हग कर लिया और आराम से अपना सर सिया के कंधे पे रख दिया। वही ऋषु भी राम को कस के हग किए हुए था और वो भी धीरे धीरे सुबक रहा था। वही जैसे ही सिया की नज़र सौरभ पे गई तो उसका गुस्सा अब फुट पड़ा। उसके लिए अब खुद को रोकना नामुमकिन था, क्योंकि सौरभ ने उसके दोनों बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी जिसके ऊपर वो एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सिया ने अपनी जानलेवा नज़रों से सौरभ को घूरा और अगले ही पल पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। ये थप्पड़ सिया ने सौरभ को मारा था। सौरभ को नहीं लगा था कि सिया ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसके पास में खड़ी सनाया भी हैरान थी। सौरभ कुछ कर पाता उसके पहले ही सिया ने गुस्से में सौरभ से कहा, क्या तुम जानते भी हो तुमने किसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है? जानते भी हो ये दोनों कौन है? सिया की बात सुन के सभी सिया को देखने लगे, क्योंकि ज़्यादा किसी को भी ये नहीं पता था कि राम और सिया के बच्चे भी हैं। हाँ, आनंद जी और उसके कुछ खास लोगों को पता था कि राम का एक बेटा भी है, लेकिन आज तक किसी भी राम के बेटे को देखा नहीं था। वही सिया ने गुस्से से सौरभ से कहा, ये दोनों सिया राम के बच्चे हैं और जो गलती आज तूने की है उसके लिए सिया राम तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे।
सिया की बात को सुन के सौरभ तो डे से सदमे में चला गया। वैसा ही कुछ हाल बाकी कईयों का था। सौरभ अपने होश में आया और अचानक से किसी राक्षस की तरह हंसने लगा, जिससे सिया ने घूर के सौरभ को देखा। उसकी गोद में अभी भी एंजल थी। कुछ देर के बाद जब सौरभ ने अपनी हंसी कंट्रोल की तब उसने कहा, तुम्हारी माफ़ी चाहिए भी किसे? और हाँ, ये दोनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं, राम के नहीं। और ना ही मैं इन दोनों बच्चों को आहूजा खानदान में कदम रखने दूंगा, क्योंकि राम के अपने बच्चे होंगे और वो तुम्हारे और राम के नहीं बल्कि राम और सनाया के होंगे। सौरभ की बात सुन के राम ने गुस्से में कहा, तुम होते कौन? वो आहूजा खानदान के वारिस के बारे में डिसीजन लेने वाले? ये हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है, इसलिए अपनी औकात में रहो, वरना मैं नहीं जानता मैं क्या कर दूंगा। राम की बात सुन के सौरभ ने कहा, अरे राम, तुम कैसे भूल गए? तुमने ही तो इस पेपर पे साइन करके ये एग्री किया था कि तुम आज के दिन सिया कपूर को डाइवोर्स देके सनाया गोयल से शादी करोगे और सनाया ही आहूजा खानदान की यंग मैडम होगी। और अब तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो? टू बी कंटिन्यू। 69 दादी का आखिरी फैसला। सौरभ की बात सुन के राम ने गुस्से में कहा, तुम होते कौन हो आहूजा खानदान के वारिस के बारे में डिसीजन लेने वाले? ये हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है, इसलिए अपनी औकात में रहो, वरना मैं नहीं जानता मैं क्या कर दूंगा। राम की बात सुन के सौरभ ने कहा, मिस्टर राम, तुम कैसे भूल गए? तुमने ही तो इस पेपर पे साइन करके ये एग्री किया था कि तुम आज के दिन सिया कपूर को डाइवोर्स देके सनाया गोयल से शादी करोगे और सनाया ही आहूजा खानदान की यंग मैडम होगी। और अब तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो? सौरभ की बात को सुन के राम ने गुस्से में कहा, ये क्या बेहुदा मजाक है? भला ऐसे पेपर्स पे कैसे साइन कर सकता हूँ? सौरभ ने कहा, तुम्हें अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? कोई नहीं, अभी सबके सामने सच अपने आप सामने आ जाएगा। मिस्टर रॉयर, सौरभ ने जोर से चिल्लाया। तभी एक 32 साल का लड़का उस हॉल में आया और सौरभ के साथ जाके खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि शहर का जाना माना लॉयर ऋषभ रॉयर था। सौरभ के इशारे से ही मिस्टर ऋषभ सिया और राम के सामने जाके खड़े हो गए और उसकी ओर कुछ पेपर्स बढ़ा दिए। ये देख आरव और अंश ने राम और सिया की गोद से ऋषु और एंजल को ले किया और सोफे पे बैठ गए। राम ने उस पेपर्स को अपने हाथ में लिया और देखने लगा। तभी मिस्टर रॉयर की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई, मिस्टर राम, इस पेपर्स के मुताबिक आज के दिन आपको मिस सिया कपूर से डाइवोर्स लेके सनाया गोयल से शादी करनी होगी और साथ ही में आपको मिस सनाया को वो सारे हक देने होंगे जो आहूजा खानदान की यंग मैडम को दिए जाते हैं। मतलब आपको शादी के बाद मिस सनाया गोयल को आहूजा खानदान की यंग मैडम की पोजीशन देनी होगी। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से आपको 80% मिस सनाया गोयल के नाम करनी होगी। और हाँ, शादी के बाद आहूजा खानदान का अगला वारिस आपके पहली पत्नी यानी मिस सिया कपूर से जो भी बच्चे हुए हैं उसकी बजाय आपके और मिस सनाया के फ्यूचर में जो भी पहला बच्चा होगा वही आहूजा खानदान का अगला वारिस होगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इस पेपर्स के मुताबिक आपकी 80% प्रॉपर्टी मिस सनाया गोयल के नाम हो जाएगी और साथ ही में आपको अपनी फैमिली हेड की पोजीशन भी मिस सनाया गोयल को देनी होगी। अब आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय है, क्योंकि उसके बाद हमें मजबूरन पेपर्स की शर्त के मुताबिक लीगल एक्शन लेना होगा। मिस्टर रॉयर की बात को सुन के वहां बैठे सभी को मानो सदमा लग गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दादी की रोबदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई, मिस्टर सौरभ, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। सनाया कभी भी राम की पत्नी नहीं बन सकती, ये मैंने पहले ही कहा था और आज भी बता रही हूँ। सनाया ना तो आहूजा खानदान की बहू बनेगी और ना तो आहूजा खानदान की यंग मैडम। दादी की बात सुन के सौरभ मुस्कुराते हुए दादी के पास आया और कहा, ऐसे कैसे चलेगा दादी? फिर झुक के सौरभ ने दादी के कान में कुछ कहा जिसे सिर्फ दादी ही सुन सकती थी। जैसे जैसे सौरभ अपनी बात पूरी करता जा रहा था वैसे वैसे दादी के चेहरे का रंग उठता जा रहा था, जिसे सिया साफ साफ देख रही थी। वही सौरभ ने अपनी बात को पूरा किया और वापस अपनी जगह जाके खड़ा हो गया। वही दादी ने राम को देखा जो उसे ही देख रहा था। कुछ देर मौन रहने के बाद दादी ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके कहा, राम, पेपर्स पे साइन करो। राम की बात सुन के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि कुछ देर पहले ही दादी इन सब के खिलाफ थी और अचानक दादी को क्या हो गया कि वो राम को सिया को डिवोर्स देने को बोल रही है।
संदीप जी ने खड़े होके कहा, माँ ये आप क्या बोल रही है? आप क्या नहीं जानती कि यदि राम ने इस पेपर्स पे साइन कर दिए तो सिया और राम का डिवोर्स हो जाएगा और साथ ही में हम ऋषु और एंजल को भी खो देंगे। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? रागिनी जी ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं मेरे ऋषु और गुड़िया को कहीं नहीं जाने दूंगी। कृष, जिया, आरव, अनाया, कशिश और अंश ने भी रोते हुए कहा, हाँ दादी, हम ऋषु, गुड़िया और भाभी माँ को कहीं नहीं जाने देंगे। प्रतीक जी ने भी कहा, माँ आप एक बार फिर सोच लो, कहीं आप अपने ही लिए गए फैसले से बाद में ना पछताओ, क्योंकि आपके एक फैसले से 4 जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। सबकी बातें सुन के दादी ने गुस्से में कहा, ये मेरा आखिरी फैसला है, राम को इस पेपर्स पे साइन करना ही होगा, वरना आप सभी मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। दादी की बात सुन के सभी चुप हो गए, सबकी आंखों में आंसू था। वही राम के चेहरे पे अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसने अभी खुद को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था, क्योंकि एक और बार वो अपनी वेदू से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी उसे वो पल याद आ रहा था जब उसकी पिछली जिंदगी में उसने और वेदू ने एक दूसरे की बाहों में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली थी। और अब इस जन्म में भी यदि उसे अपनी वेदू से अलग होना पड़ा तो उसके इस जन्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी वेदू के बगैर वो कुछ भी नहीं है। यही डर उसके जहन में इस तरह से इस समय बैठ चुका था कि इस बड़ी ई होल में भी उसे पसीना आ रहा था, उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो चुकी थी। सिया का ध्यान अभी दादी की बातों पे था, इसलिए उसने राम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र राम पे गई तो उसे ऐसे लगा जैसे उसके दिल में किसी ने छुरा मारा हो। दादी ने राम से कहा, राम अभी के अभी इस पेपर्स पे साइन करो, वरना तुम मेर मरा हुआ मुंह देखोगे। ये सुन सौरभ ने राम के हाथ में पेन थमा दिया। राम ने अपने कैप्टे हाथों से उस पेन को पकड़ा। उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस समय वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं वो फिर से वेदू से अलग ना हो जाए। वही सिया ने राम को देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि राम को पैनिक अटैक शुरू हो चुका है। सिया को याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में भी जब भी उसे ये डर लगता कि मैं यानी कि उसकी वेदू उससे दूर चली जाएगी तो अक्सर उसे ऐसे ही पैनिक अटैक आते थे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसलिए उसे नहीं पता था कि वो अभी क्या करने जा रहा है। जैसे ही राम पेपर्स पे साइन करने जा रहा था वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राम ने सामने देखा तो वहाँ सिया थी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी। 70 सिया का पलटवार। जैसे ही राम पेपर्स पे साइन करने जा रहा था वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राम ने सामने देखा तो वहाँ सिया थी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी। सिया को ऐसे अपने सामने देख के राम ने अपनी नज़रें झुका ली। सिया ने गुस्से में राम के हाथ से पेन छीन लिया। सिया की इस हरकत से सौरभ का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। ये क्या बदतमीजी है? सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा। सिया गुस्से से सौरभ की ओर बढ़ी और उसका कॉलर ठीक करते हुए कहा, मिस्टर सौरभ, मेरी बदतमीजी अपनी आपने देखी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बदतमीजी पे उतर आई ना तो आप यहाँ खड़े रहने के भी लायक नहीं बचेंगे। ये बोल सिया बड़े एटीट्यूड के साथ अपनी जगह के बैठ गई। सिया ने सीधा सौरभ की आंखों में देखा और कहा, और भी कुछ आपको कहना है? या फिर और भी ऐसा कुछ है जो मेरे पति ने आपकी सो-कॉल्ड बहन के साथ किया है जो हमें नहीं पता? आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, यदि और भी कुछ आप मेरे पति के बारे में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट के बाद मैं बोलूँगी और तुम सब सुनोगे। सिया की बात सुन के सौरभ ने गुस्से में कहा, बहुत घमंड है ना तुझे, अभी तेरा पूरा घमंड निकल जाएगा। और तेरे पति ने मेरी बहन के साथ जो किया है वो ही काफ़ी है उसे उसकी हेड की पोजीशन से हटाने के लिए। वो तो तुम्हें मेरा शुक्र मानना चाहिए कि मैंने मेरी बहन के साथ शादी करने का ऑफर दिया है, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारे पति से प्यार करती है और सॉरी एक्स हस्बैंड से। ये बोल वो किसी राक्षस की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी सुन के सिया भी जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देख सब हैरानी से सिया को देखने लगे। सिया की हंसी सुन सौरभ की हंसी एक पल में गायब हो गई। सिया ने अचानक अपनी हंसी को रोक दिया और एक डेविल लुक के साथ सौरभ को देखा। मिस्टर सौरभ, तुम्हें क्या लगता है आहूजा खानदान ऐसे ही दुनिया की नंबर 1 फैमिली है? यदि आहूजा खानदान आज तक नंबर 1 पर रही है तो कोई तो बात होगी ही ना। और तुम्हें क्या लगता है तुम गोयलस इतनी आसानी से आहूजा खानदान के अंदर एंटर कर सकते हो?
और इतनी आसानी से तुम आहूजा खानदान के हेड और उसकी नींव तक को हिला के रख दोगे और मैं ऐसे ही चुपचाप बैठ के तमाशा देखती रहूंगी। सिया की बात सुन के दादी ने कहा, सिया क्या तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा, राम को ये पेपर्स साइन करने ही होंगे। दादी की बात सुन के सिया ने कहा, माफ़ करना दादी, लेकिन मैं अभी भी आहूजा खानदान की यंग मैडम हूँ, इसलिए आप भी मेरे फैसले के बीच में नहीं आ सकती। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को भी आहूजा खानदान को बर्बाद नहीं करने दूंगी, उसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े तो मुझे कोई डर नहीं है। मुझे मेरी फैमिली की खुशी के लिए आपके खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। सिया की बात सुन के दादी कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि ये सच था कि सिया अभी भी यंग मैडम थी, उसके खिलाफ वो भी नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने एक गहरी सांस की और अपनी जगह पे बैठ गई। दादी को देख के सिया ने मन ही मन कहा, जानती हूँ दादी, आपने जो कहा वो जरूर किसी मजबूरी में कहा है और उसका पता तो मैं लगा के ही रहूंगी। सिया ने फिर सौरभ को देखा और कहा, मिस्टर सौरभ, इस बार तुम्हारा सामना सिया राम आहूजा से हुआ है, मुझसे जीतना इतना भी आसान नहीं है। बहुत खेल खेल लिया आज तक आप दोनों भाई बहन ने मेरे पति के साथ, अब एक खेल में आप दोनों के साथ खेलूंगी। उसके बाद मुझे यकीन है उसके बाद आप दोनों को ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। उसके बाद सिया ने मलिक को कुछ इशारा किया, जिसे देख मलिक मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। कुछ देर के बाद मलिक अंदर आया। उसके पीछे 25 साल का एक हैंडसम सा लड़का आ रहा था जो बड़े ही स्टाइल से आ रहा था, उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। जैसे ही वो लड़का सिया के सामने आया तो वो चहकते हुए बोल, हेलो मिसेस आहूजा, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। ये सुन सिया ने घूर के उसे देखा और कहा, मिस्टर अभी क्या आप अपनी बकवास बंद करके जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले। दरअसल ये अभी रायचंद था, सिया का इकलौता दोस्त जो एक जाना माना लॉयर था, जिसका नेचर बिल्कुल हमारे आरव, अंश और कृष के जैस था, बच्चों जैसा। लेकिन काम के समय वो बिल्कुल सीरियस हो जाता था। दरअसल सिया मतलब जो पहले वाली सिया थी उसका और अभी का जगह हो गया था। सिया ने बेचारे अभी को बहुत हर्ट किया था, लेकिन फिर भी आज सिया के एक बार बुलाने पे वो उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था। अभी ने सिया की बात को मानते हुए अपने कदम सौरभ और सनाया की ओर किए और कहा, मिस सनाया, आपके खिलाफ मिस्टर राम आहूजा ने केस फाइल किया है। अभी की बात को सुन के सौरभ ने गुस्से में कहा, ये क्या बोले जा रहे हो तुम। इस पे अभी ने कहा, मिस्टर सौरभ, पहली बात मैं आपसे बात नहीं कर रहा, दूसरी बात मैं जो भी बोल रहा हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर्ट के ऑर्डर्स है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसे चुपचाप सुनिए वरना मुझे लीगल एक्शन लेना भी आता है। फिर उसने कुछ पेपर्स सनाया को पास किए और कहा, मिस सनाया, आपने मिस्टर राम आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को खराब करने की कोशिश की है। आपने मिस्टर राम आहूजा को नशे की दवाई देके उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जिसका सबूत आपकी आंखों के सामने है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर राम के शरीर में काफ़ी अधिक मात्रा में नींद की दवाई पाई गई है। फिर अभी ने सनाया को एक वीडियो दिखाया जिसने वो राम के जूस में दवाई मिला रही थी और उसमें वो भी दिखाया गया था कि वही जूस राम ने पिया था। ये देख सनाया के साथ साथ सौरभ भी हैरान था। अभी ने सबकी ओर देख के कहा, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर राम कभी भी मिस सनाया गोयल के साथ खुद अपनी मर्जी से फिजिकल नहीं हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ साफ पता चलता है कि मिस सनाया ने मिस्टर राम के साथ फिजिकल होने से पहले उसे काफ़ी मात्रा में नींद की गोलियां देती थी, जिससे मिस्टर राम को ये पता नहीं चलता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी बात, आपने धोखे से मिस्टर राम से गलत पेपर्स साइन करवाए हैं और आज उसी पेपर्स का फ़ायदा उठा के आप मिस्टर राम को उसकी पत्नी सिया कपूर को डाइवोर्स देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने उनके बच्चों को भी उनसे दूर करने की कोशिश की है। फिर अभी ने दूसरा वीडियो भी सनाया की दिखाया जिसमें सनाया धोखे से राम से पेपर्स साइन करवा रही थी। अभी ने आगे कहा, आज यदि मिस्टर राम आपके इस पेपर्स पे साइन कर भी देते तो भी इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मिस्टर राम ने पहले ही कोर्ट में आपके खिलाफ केस करके ये साबित कर दिया है कि आपने धोखे से इस पेपर्स पे मिस्टर राम से साइन करवाया है। और उसके साथ साथ मेरे पास उन सभी गलत कामों के सबूत है जो आपने गोयल खानदान की पावर को इस्तेमाल करके किए हैं। इसलिए अब आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना है। मिस्टर राम की रिक्वेस्ट के मुताबिक अभी आपको सिर्फ एक वार्निंग लेटर दिया जा रहा है,
लेकिन आपने या फिर गोयल खानदान में से किसी ने भी मिस्टर राम और उसकी शादीशुदा जिंदगी को खराब करने की कोशिश की या कोई और गलत काम किया तो कोर्ट आपकी सजा को अगली बार माफ़ नहीं करेगा। फिर अभी ने एक लेटर दिया और कहा, ये रहे कोर्ट के ऑर्डर। इस ऑर्डर के मुताबिक आपके इस पेपर्स के अब कोई मायने नहीं है। ये सुन सौरभ ने गुस्से से वो पेपर्स अभी के हाथ से छीन लिए और उसे बार बार पढ़ने लगा। ये देख सिया ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर सौरभ, बार बार पेपर्स पढ़ने से पेपर्स बदल नहीं जाएगा। ये सुन सौरभ ने सिया की ओर गुस्से में देखा। सौरभ ने गुस्से में राम की ओर देखा जो हैरानी से सिया को ही देखे जा रहा था। इससे सौरभ को ये तो पता चल गया कि ये सब सिया का ही किया धरा है। सौरभ ने गुस्से में सिया से कहा, ये सब किया धरा तुम्हारा ही है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राम ने कोई कंप्लेन की ही नहीं है, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। ये सुन सिया हंसते हुए खड़ी हो गई और सौरभ के सामने जाके अपने दोनों हाथ आपस में बांध के खड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर सौरभ, खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? तुम जिस खेल को खेल रहे हो ना, उस खेल की मैं क्वीन हूँ जिसमें मुझे हराना तुम्हारी औकात से बाहर है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे आगे देखो क्या होता है। तुमने आहूजा खानदान की नींव को हिलाने की कोशिश की है, इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी। वैसे तुम्हें क्या लगा गोयल खानदान इतनी आसानी से आहूजा खानदान को अपनी मुट्ठी में कर सकता है? वैसे मानना पड़ेगा गोयल्स का प्लान काफ़ी अच्छा था आहूजा खानदान में अपनी हुकूमत करने का। लेकिन शायद गोयल्स को ये नहीं पता कि आहूजा खानदान में एक ऐसी बड़ी शेरनी बेटी है जिसके रहते तुम जैसे खटिया लोग मेरे खानदान की एक भी नहीं हिला सकते। याद रखना, जब जब तुम लोग आहूजा खानदान पे वार करोगे तो सबसे पहले अपने सामने मुझे पाओगे। मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे रहते हुए मेरे परिवार को चोट पहुंचा सके। और एक आखिरी बात कान खोल के सुन लो, भूल के भी यदि तुम में से किसी ने भी मेरे बच्चों या फिर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो कभी तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरा नाम जरूर सिया है, लेकिन समय आने पे मुझे माँ काली बनना भी आता है, इसलिए ध्यान रहे कहीं कुछ ऐसा ना कर दो कि उसके बाद तुम्हारे पास पछतावे के लिए भी समय ना हो। सिया का एक एक शब्द सौरभ को रूह तक डराने के लिए काफ़ी था। यही हाल वहाँ बैठे बाकी आहूजा खानदान के लोगों का भी था, क्योंकि इस समय सिया का ऑरा ही इतना डरावना था कि दूर बैठे लोग भी अपनी हड्डियों में कंपन महसूस कर सकते थे। पास में खड़ी सनाया की तो मानो सिटी-पिटी ही गुल हो चुकी थी, उसमें तो अब सिया की आंखों में भू देखने की हिम्मत नहीं थी। वही राम अब भी ये सोच रहा था कि मैंने कब सनाया के खिलाफ के किया। इस समय उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सिया ने किया है, क्योंकि अब भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा था। वही सौरभ की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कोल्ड स्वेट स्माइल 71 शान की सजा। वैसे तुम्हें क्या लगा गोयल खानदान इतनी आसानी से आहूजा खानदान को अपनी मुट्ठी में कर सकता है? वैसे मानना पड़ेगा गोयल्स का प्लान काफ़ी अच्छा था आहूजा खानदान में अपनी हुकूमत करने का। लेकिन शायद गोयल्स को ये नहीं पता कि आहूजा खानदान में एक ऐसी बड़ी शेरनी बेटी है जिसके रहते तुम जैसे खटिया लोग मेरे खानदान की एक भी नहीं हिला सकते। याद रखना, जब जब तुम लोग आहूजा खानदान पे वार करोगे तो सबसे पहले अपने सामने मुझे पाओगे। मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे रहते हुए मेरे परिवार को चोट पहुंचा सके। और एक आखिरी बात कान खोल के सुन लो, भूल के भी यदि तुम में से किसी ने भी मेरे बच्चों या फिर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो कभी तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरा नाम जरूर सिया है, लेकिन समय आने पे मुझे माँ काली बनना भी आता है, इसलिए ध्यान रहे कहीं कुछ ऐसा ना कर दो कि उसके बाद तुम्हारे पास पछतावे के लिए भी समय ना हो। सिया का एक एक शब्द सौरभ को रूह तक डराने के लिए काफ़ी था। यही हाल वहाँ बैठे बाकी आहूजा खानदान के लोगों का भी था, क्योंकि इस समय सिया का ऑरा ही इतना डरावना था कि दूर बैठे लोग भी अपनी हड्डियों में कंपन महसूस कर सकते थे। पास में खड़ी सनाया की तो मानो सिटी-पिटी ही गुल हो चुकी थी, उसमें तो अब सिया की आंखों में भू देखने की हिम्मत नहीं थी। वही राम अब भी ये सोच रहा था कि मैंने कब सनाया के खिलाफ के किया। इस समय उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सिया ने किया है, क्योंकि अब भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा था। वही सौरभ की हालत
भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। कोल्ड स्वेट स्माइल। सौरभ सिया का ऐसा ऑरा देख के कुछ बॉल ही नहीं पा रहा था। सिया ने मलिक को कुछ इशारा किया तो कुछ गाज आगे आए और सौरभ और सनाया को एक ऐसे कोने में खड़ा कर दिया जहां से वो पूरे हॉल का नज़ारा देख सके। सिया ने आनंद जी को देखा और एक डेविल मुस्कान दी, फिर सबकी ओर देख के कहा, हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ याद आया। फिर शान को और देख के कहा, मलिक ज़रा मिस्टर शान के लिए फूलों की सेज रेडी करो। शान, जो उसे लगा था कि अब शायद वो बच जाएगा, लेकिन सिया की बात सुन के वो फिर से डर गया। शान ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शान की बात सुन के सिया ने उसकी ओर मुड़ के कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बोल था, मुझे उस इंसान का नाम बता दो जिसके कहने पे तुमने क्रिश को टॉर्चर किया है अब तक। तुम नाम बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सिया की बात सुन के शान ने गुस्से में मुंह फेर लिया। ये देख सिया ने राम को उसकी जगह पे बिठाया और खुद उसके पास में बैठ गई और एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें एक मौका नहीं दिया। सोच लो, अब भी समय है तुम्हारे पास। सिया की बात को सुन के भी शान अपना मुंह खोलने को रेडी नहीं था। ये देख सिया का चेहरा कठोर हो गया। सिया ने राघव को देखा और कहा, राघव, यहाँ जीतने भी बच्चे हैं, उसे इस हॉल के बाहर लेके जाओ। सिया ने फिर ऋषु और एंजल को देखा जो आरव और अंश की गोद में सो चुके थे। सिया ने ऋषु और एंजल को भी कुछ गाज के साथ ऊपर बने कमरे में भेज दिया। सिया ने राम को देखा जो अपना सर नीचे करके किसी गहरी सोच में था, उसकी सांसें भी तेज थी। राम को देख के सिया बता सकती थी कि राम का डर अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है। ये देख सिया ने राम का हाथ कस के पकड़ लिया और मलिक को कुछ इशारा किया। मलिक को जैसे ही इशारा मिला वैसे ही कुछ गाज आगे आए, शान को पकड़ लिया और उसे खींच के उस बड़े से कांच के बॉक्स में डाला गया और उसके दोनों पैर और दोनों हाथ बॉक्स के दोनों ओर बने लोहे की चेन से बांध दिए गए। शान चिल्लाता रहा लेकिन उसकी चीख से सिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी नहीं जानता था कि आगे शान के साथ क्या होने वाला है, लेकिन सबको इतना जरूर पता था कि जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा। शान को उस बक्से में बांध के उस ग्लास के बॉक्स को बंद कर दिया गया। उसके बाद 3 गार्ड वहां रखे सोफे पे चढ़े और बॉक्स के ऊपर के ग्लास को खोल दिया। 2 गार्ड्स ने तीनों को एक बड़ा सा बॉक्स दिया जो लकड़ी का बना हुआ था। उस तीनों गार्ड्स ने उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर की चीज को ग्लास के बॉक्स के अंदर शान के ऊपर डाल दिया। ग्लास का बॉक्स बोने की वजह से सभी देख सकते थे कि उस गार्ड ने शान के ऊपर क्या डाला। दरअसल वो लड़की के पूरे बॉक्स में कुछ और नहीं बल्कि कॉकरोच थे जिसे शान के ऊपर डाला गया था। जैसे ही वो कॉकरोच शान के ऊपर गिरे तो पूरे हॉल में शान की चीखें सुनाई देने लगी। वो सभी कॉकरोच शान के पूरे शरीर में चढ़ने लगे। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय चिल्लाने के। सिया इतने में ही नहीं रुकी। सिया ने शान के ऊपर कॉकरोच के साथ साथ बहुत सारे सांप और बिच्छू भी डलवा दिए, जिसे देख आरव, अंश, कृष, कशिश, जिया, अनाया और कई लोगों की चीख निकल गई। लेकिन सिया को तो डे से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपनी पलकें झपकाए बिना शान को देख रही थी। सभी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। शान की हालत कुछ ऐसी थी कि वो अब चीख भी नहीं सकता था। हाँ, वो सभी जहरीले नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नज़ारा देखने में ही बहुत डरावना था, क्योंकि अब शान के शरीर का एक छोटा सा अंग भी दिख नहीं रहा था। उसके पूरे शरीर को कॉकरोच सायों और बिच्छू ने घेर लिया था। वही आनंद जी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिया ऐसी बड़ी भी सजा दे सकती हैं। सिया ने शान को देखते हुए मन ही मन कहा, कोई नहीं बचेगा। जो भी मेरे देश, मेरे परिवार, मेरे पति को चोट पहुंचाएगा उन सबको मैं ऐसी बड़ी सजा दूंगी कि मौत भी उन्हें आसान लगेगी। टू बी कंटिन्यू। 72 अनटाइटल्ड चैप्टर। सिया इतने में ही नहीं रुकी। सिया ने शान के ऊपर कॉकरोच के साथ साथ बहुत सारे सांप और बिच्छू भी डलवा दिए, जिसे देख आरव, अंश, कृष, कशिश, जिया, अनाया और कई लोगों की चीख निकल गई। लेकिन सिया को तो डे से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपनी पलकें झपकाए बिना शान को देख रही थी। सभी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। शान की हालत कुछ ऐसी थी कि वो अब चीख भी नहीं सकता था। हाँ, वो सभी जहरीले नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नज़ारा देखने में ही बहुत डरावना था, क्योंकि अब शान के शरीर का एक छोटा सा अंग भी दिख नहीं रहा था। उसके पूरे शरीर को कॉकरोच सायों और बिच्छू ने घेर लिया था।
वही आनंद जी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिया ऐसी बड़ी भी सजा दे सकती हैं। सिया ने शान को देखते हुए मन ही मन कहा, कोई नहीं बचेगा, जो भी मेरे देश, मेरे परिवार, मेरे पति को चोट पहुंचाएगा उन सबको मैं ऐसी बड़ी सजा दूंगी कि मौत भी उन्हें आसान लगेगी। करीब 30 मिनट के बाद एक गार्ड ने उस बॉक्स में बनी छोटी सी विंडो खोली और एक गैस को अंदर छोड़ दिया, जिससे कुछ ही मिनट में सभी सांप, कॉकरोच और बिच्छू मर गए और अपने आप ही शान के शरीर से दूर हो गए। जिसके बाद शान की एक भयानक चीख पूरे हॉल में सुनाई देने लगी। कुछ देर के बाद शान जमीन पे बेजान सा पड़ा हुआ था, उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। हाँ, वो सभी जहरीले नहीं थे, फिर भी शान को बुरी तरह से काट लिया था। शान के अंदर अब कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सिया गुस्से में खड़ी हुई और शान के पास जाके घुटनों पे बैठ गई और गुस्से में कहा, क्यों दर्द हो रहा है? अब पता चला दर्द क्या होता है। तुमने तो बस 30 मिनट दर्द को बर्दाश्त किया है, लेकिन सोचो तुम कृष को इतने सालों से टॉर्चर करते आए हो, सबके सामने जलील करते आए हो, सोचो उसे कितना दर्द हुआ होगा। ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें मैं इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करूँगी। मलिक, लेके जाओ इसे, और साथ ही में इसके ये 3 चमचे को भी। सिया की बात सुन के मलिक शान महेंद्र और उसके बेटे और बेटी को लेके वहां से चला गया। सिया ने फिर बाकी सब की ओर देखा और एक सख्त लहजे में कहा, ध्यान रहे जिसने भी मेरे परिवार के किसी भी मेंबर से थोड़ी सी भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो वो सजा के लिए तैयार रहे। जो भी मेरे परिवार के खिलाफ जाएगा, मेरे परिवार को परेशान करेगा, उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मिस्टर आनंद, आपकी दोनों पोतियों ने आहूजा खानदान की 3 प्रिंसेस को आज तक काफ़ी परेशान किया है, उसके लिए मैं आप दोनों की पोती को आहूजा खानदान की कॉलेज से निकाल रही हूँ। और साथ ही में वो दोनों आहूजा खानदान की किसी भी प्रॉपर्टी में अपना कदम नहीं रख सकती है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, और इसके बाद भी मुझे पता चला कि आपकी पोतिया अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है, तो उसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। याद रखिएगा, अब आप सभी जा सकते हैं। सिया की बात सुन के आनंद जी बस गुस्से का घूंट पी के रह गए और गुस्से में वहां से चले गए। उसके पीछे बाकी के लोग भी चले गए। अब हॉल में सिर्फ सिया और राम की फैमिली ही रह गई थी। सबके जाने के बाद दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हमें गोयल्स के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। दादी की बात सुन के सिया ने कहा, लेकिन दादी, हमारे पास इतनी पावर है कि हम गोयल खानदान को बर्बाद कर सकते हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रही है? दादी ने सिया को देखा और कहा, जानती हूँ हम आसानी से उसे हरा सकते हैं, लेकिन हर बार पावर से काम नहीं हो सकता। दादी की बात सुन सिया ने कंफ्यूज होते हुए कहा, दादी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती है? दादी ने कहा, अभी मेरी बात किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन समय के साथ सबको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों राम को सायन करने को कहा था। इतना बोल के दादी हॉल से चली गई। सिया को अब यकीन हो गया था कि दादी जरूर कुछ छुपा रही है। सिया ने खुद से ही कहा, जो भी हो मुझे जल्द से जल्द इस बारे में पता करना होगा। जैसे ही दादी हॉल से बाहर गई, वैसे ही अंश, आरव, कृष, जिया, अनाया, कशिश भाग के सिया के पास आए और एक साथ सभी ने सिया को हक कर लिया। सिया इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, इसलिए वो लखा गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। सिया ने फिर देखा तो वे सब रो रहे थे। ये देख उसने प्यार से सबके सर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, आप सभी ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या आप सबको डर लग रहा है? सिया की बात सुन के अंश ने सुबकते हुए क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, भाभी माँ, हम ना सभी बहुत डर गए थे। हमें लगा आप ऋषु और गुड़िया हमें छोड़ के चले जाओगे। कशिश ने भी कहा, हाँ भाभी माँ, हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। जिया ने भी रोते हुए कहा, हाँ हाँ, आप जहाँ जाएंगे हम भी आप ही के साथ जाएंगे। सिया ने जब सबकी बात सुनी तो उसने सभी के आंसू पोंछते हुए कहा, आपकी भाभी माँ आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली, ऐसे नहीं रोते। सिया की बात सुन के कृष्ण ने कहा, नहीं, पहले आप पक्का वाला प्रॉमिस करो कि आप कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाओगे। सिया ने कहा, हाँ पक्का प्रॉमिस, मैं कभी भी आप सबको छोड़ के नहीं जाऊंगी। सिया की बात सुन के सभी बहुत खुश हो गए। सिया ने फिर सभी को घर जाने को कहा और खुद वहां राम, ऋषु और एंजल के साथ रुक गई। सभी के जाने के बाद सिया ने राम का हाथ पकड़ा और उसे वहां बने एक कमरे में ले गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। टू बी कंटिन्यू। 73 गुड़िया नहीं जाएगी पापा।
सिया ने जब सबकी बात सुनी तो उसने सभी के आंसू पोंछते हुए कहा, आपकी भाभी माँ आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली, ऐसे नहीं रोते। सिया की बात सुन के कृष्ण ने कहा, नहीं, पहले आप पक्का वाला प्रोमिस करो कि आप कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाओगे। सिया ने कहा, हाँ पक्का प्रोमिस, मैं कभी भी आप सबको छोड़ के नहीं जाऊंगी। सिया की बात सुन के सभी बहुत खुश हो गए। सिया ने फिर सभी को घर जाने को कहा और खुद वहां राम, ऋषु और एंजल के साथ रुक गई। सभी के जाने के बाद सिया ने राम का हाथ पकड़ा और उसे वहां बने एक कमरे में ले गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। सिया जैसे ही पलटने को हुई कि राम ने तुरंत उसे पीछे से कस के हग कर लिया। सिया ने महसूस किया कि राम की सांसें अब फिर से तेज चल रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सिया जल्दी से पीछे पलटी और राम की हग कर लिया। उसके चेहरे पे परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। सिया ने राम की बेक को रब करते हुए कहा, राम शांत हो जाइए, मैं यही हूँ। राम ने जब सिया की आवाज़ सुनी तो उसे और भी कस के हग करते हुए कहा, वेदू प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। तुम्हारे लिए तो मैंने दोबारा जन्म लिया है, यदि तुम ही मुझे छोड़ के चली गई तो मेरे इस जीवन का क्या मतलब। यदि तुम मुझे छोड़ के गई ना तो मैं सच में मर जाऊँगा। ये बोल वो किसी छोटे बच्चे की तरह सिया की बाहों में रोने लगा। राम की बात सुन के सिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वो जानती थी वो ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। जब भी कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन आती थी जिसमें उसे राम से दूर जाना होता था तो राम को ऐसे ही पैनिक अटैक आते थे। पिछले जन्म में भी राम सिया को एक मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था, और इस बार तो उसे अपनी सिया से ही नहीं बल्कि उसके बच्चे से भी दूर होने वाला था। सिया ने खुद को संभाल और राम को कस के हग कर लिया और कहा, राम शांत हो जाइए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, देखिए मैं आपके पास ही तो हूँ। आपने देखा ना मैंने कैसे उन सब को सबक सिखाया, अब वो लोग कभी भी हमें दूर नहीं करने की कोशिश नहीं करेंगे और आप जानते हैं ना जान कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। सिया ने राम को खुद से थोड़ा दूर किया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से थामा और उसके आंसू को साफ करते हुए कहा, राम मेरी आंखों में देखिए। राम ने अपनी तेज होती हुई सांसों से सिया को देखा, जिसकी आंखें भी लाल थी। सिया ने राम की आंखों में देखते हुए कहा, राम इस दुनिया ने एक बार हमें अलग करने की कोशिश की है और कामयाब भी हुए, लेकिन देख लिया ना क्या हुआ, भगवान ने हमें फिर एक बार मिला दिया। और देखिए ना इस जन्म में भी हम पति पत्नी के रूप में मिले। तो फिर अब कैसे हम अलग हो सकते हैं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये बोल सिया ने राम के माथे पे किस किया। सिया ने देखा कि अभी भी राम खुद को नहीं संभाल पा रहा है। ये देख सिया ने राम को बेड के पास ले गई और उसका कोट निकाल दिया और साथ ही में शर्ट के कुछ बटन भी खोल दिए और राम को बेड पे लिटा दिया। राम ने सिया के कोट के कोने को पकड़ के रखा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़ता है। सिया ने अपना कोट निकाला और बेड पे उसके पास में लेट गई। सिया ने राम का चेहरा अपनी ओर किया तो राम ने झट से सिया को हग कर लिया। सिया ने प्यार से उसके बाल सहलाने शुरू किए। सिया ने कहा, अब एक ही तरीका है जिससे राम अपनी संस में आ सकता है। फिर सिया ने बिना समय गवाए राम का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगी। सिया ने राम को किस करते हुए खुद को पूरी तरह से राम से सटा दिया। सिया ने किस करते हुए ही राम का हाथ अपनी टी शर्ट के अंदर रखावा दिया और फिर राम की खुली चेस्ट को अपने हाथों से सहलाने लगी। करीब 30 मिनट तक सिया ने राम को यूं ही किस किया और लगातार उसकी चेस्ट को सहलाने लगी। 30 मिनट बाद जब सिया ने अपनी आंखें खोली और देखा तो राम अब सो चुका था। ये देख उसने राम को किस करना बंद कर दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कुछ देर के बाद जब वो कुछ नॉर्मल हुई तो उसने राम को देखा जो अभी चैन से सो रहा था। ये देख सिया के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सिया ने प्यार से राम के माथे पे किस किया और मन ही मन कहा, फाइनली आप सो गए, अब जब आप जाग जाएंगे तब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सोच सिया ने राम को कस के हग कर लिया और सो गई। दोपहर के लगभग 2 बजे राम की नींद खुली। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है। फिर उसे याद आया कि वो अभी फार्म हाउस में है और साथ ही में सुबह जो भी हुआ वो सब उसे एक एक बात याद आने लगी। उसे ये भी याद आया कि उसे पैनिक अटैक आया हुआ था और सिया ने कैसे उसे संभाला था।
ये याद आते ही उसकी नज़र अपनी बाहों में सो रही सिया पे गई, जो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उससे लिपट के सो रही थी। ये देख राम के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से सिया के माथे पे किस किया और धीरे से उसके कान में कहा, लव यू बच्चा। फिर धीरे से सिया के गाल पे किस कर दिया। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ, जिसे सुन राम ने धीरे से सिया को अपने पास लेटाया और उसके कपड़े ठीक किए। फिर वो उठा और अपने शर्ट के बटन लगाए और खुद को ठीक किया। राम ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने उसके प्यारे से 2 बच्चे खड़े थे, जिसका चेहरा रोने की वजह से लाल था। ये देख राम ने जल्दी से अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाया और परेशान होते हुए कहा, है बेबीज क्या हुआ आपको? ये क्या हाल बना दिया खुद का, आप दोनों इतना क्यों रोए? क्या किसी ने कुछ कहा क्या? राम की बात सुन के ऋषु और एंजल ने रोते हुए कहा, पापा पापा क्या आप और मम्मा हमें छोड़ देंगे? क्या हमें फिर से हॉस्टल में रहना होगा? एंजल ने रोते हुए कहा, पापा हम कहीं नहीं जाना चाहते, हमें आपके और मम्मा के साथ रहना है। गुड़िया अपने मम्मा पापा को छोड़ के नहीं जाएगी। गुड़िया नहीं जाएगी पापा, ये बोल वो रोने लगी। टू बी कंटिन्यू। 74 लिटिल क्वीन एंड लिटिल किंग। राम ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने उसके प्यारे से 2 बच्चे खड़े थे, जिसका चेहरा रोने की वजह से लाल था। ये देख राम ने जल्दी से अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाया और परेशान होते हुए कहा, है बेबीज क्या हुआ आपको? ये क्या हाल बना दिया खुद का, आप दोनों इतना क्यों रोए? क्या किसी ने कुछ कहा क्या? राम की बात सुन के ऋषु और एंजल ने रोते हुए कहा, पापा पापा क्या आप और मम्मा हमें छोड़ देंगे? क्या हमें फिर से हॉस्टल में रहना होगा? एंजल ने रोते हुए कहा, पापा हम कहीं नहीं जाना चाहते, हमें आपके और मम्मा के साथ रहना है। गुड़िया अपने मम्मा पापा को छोड़ के नहीं जाएगी। गुड़िया नहीं जाएगी पापा, ये बोल वो रोने लगी। बच्चों की रोने की आवाज़ सुन के सिया की नींद भी खुल गई। उसने जल्दी से अपने पास में देखा तो वहाँ राम नहीं था। सिया ने जब ध्यान से सुना तो बच्चों की आवाज़ दरवाजे से आ रही थी। सिया जल्दी से बिस्तर से उठी और बाहर की ओर गई। सिया ने देखा कि राम ने दोनों बच्चों को गोद में लिया हुआ था और दोनों बच्चे रो रहे थे। ये देख सिया घबराते हुए जल्दी से उनके पास गई और परेशान होकर दोनों के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बेबीज को ऐसे क्यों रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा क्या? ऋषु और एंजल ने सिया की देखा तो दोनों ने सिया की राम की गोद में रह के ही हक कर लिया। सिया ने भी दोनों को हक किया और परेशान होकर राम से कहा, राम क्या हुआ, बच्चों को ऐसे क्यों रो रहे हैं? राम ने भी परेशान होकर कहा, सिया दरअसल ये दोनों डर गए हैं कि हम दोनों को छोड़ ना दे। राम की बात सुन के सिया समझ गई कि क्या हुआ होगा। सिया ने ऋषु को अपनी गोद में लिया और अंदर की ओर जाने लगी। राम भी उसके पीछे गया। सिया ऋषु को लेके बेड पे बैठी और ऋषु को अपनी गोद में बिठाया। ऋषु ने सिया के सीने में अपना चेहरा छुपा के रखा था और रो रहा था। राम भी अपनी गुड़िया को अपनी गोद में लेके सिया के पास में बैठ गया। राम और सिया दोनों बिल्कुल पास पास बैठे हुए थे। राम और सिया ने ऋषु और गुड़िया को अपने पैरों पे बिठाया और दोनों का छोटा सा चेहरा राम और सिया की ओर था। सिया ने प्यार से गुड़िया और ऋषु के आंसू पोंछे और कहा, ऋषु गुड़िया आपको ऐसा क्यों लगता है मम्मा पापा अपने प्रिंस और प्रिंसेस को छोड़ देंगे? सिया की बात सुन के ऋषु में रोते हुए अपनी आंखें मलते हुए कहा, वो मम्मा हमें सब पता है, वो सभी गंदे लोग हमारे मम्मा पापा के बारे में गंदा गंदा बोल रहे थे और मम्मा और हमको पापा और सभी से दूर करने की बात कर रहे थे। मम्मा हम छोटे हैं लेकिन हमें सब पता है मम्मा, वो सब बहुत गंदे हैं। मम्मा हमें मम्मा और पापा दोनों चाहिए। ऋषु की बात सुन के एंजल ने भी अपनी तुतलाती आवाज में कहा, हाँ मम्मा मैं आप तो और पापा तो तोलते कहीं नहीं जाओगी। दोनों की बात सुन के राम और सिया की आंखें भी नम हो गई। सिया ने दोनों के सर को सहलाते हुए कहा, ऋषु गुड़िया आप हमेशा अपने मम्मा पापा के साथ ही रहोगे। मम्मा ने उस गंदे लोगों को डरा के भगा दिया, अब वो कभी आपको हमसे दूर नहीं करेंगे। सिया की बात सुन के ऋषु और गुड़िया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिया को देखने लगे और एक साथ कहा, क्या सच्ची में मम्मा वो लोग सच में अब कभी हमें आपसे दूर नहीं करेंगे? ये सुन राम ने मुस्कुराते हुए दोनों के गाल को सहलाते हुए कहा, बिल्कुल वो गंदे लोग अब कभी हमें अलग नहीं कर सकते, पता है ऐसा क्यों? दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, क्यों पापा?
राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपकी मम्मा ना एक शेरनी है, जब भी वो गंदे लोग वापस आएंगे ना तब आपकी मम्मा एक शेरनी बनके उन सभी का सामना करेगी और जिससे वे सभी लोग डर के भाग जाएंगे। आपकी मम्मा के होते हुए आपको कभी इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम चारों को कोई अलग कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम चारों हमेशा साथ रहेंगे। राम की बात सुन के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दोनों ने एक साथ कहा, क्या सच्चो पापा, क्या अब हमें आपको छोड़ के नहीं जाना होगा? क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? राम ने दोनों के माथे पे किस करते हुए कहा, हाँ माय एंजल्स, हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे। राम की बात सुन के ऋषु और एंजल ने खुश होकर सिया और राम को हग कर लिया। दोनों के गालों पे किस कर दिया, जिससे राम और सिया के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। एंजल ने राम से अलग होते हुए सिया के गाल पे किस किया और कहा, मम्मा शेरनी। फिर राम के गाल पे किस करते हुए कहा, पापा लायन किंग। ये सुन राम ने एंजल के गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, और ये मेरी लिटिल क्वीन। सिया ने ऋषु के भी गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, और ये मेरे लिटिल किंग। ऋषु ने खुश होते हुए कहा, मम्मा मम्मा, मैं ना बड़ा होके बिल्कुल पापा के जैसे बनूंगा। एंजल ने भी खुशी से ताली बजाते हुए कहा, और मैं मम्मा के जैसी। दोनों की बात सुन के राम और सिया खिलखिला के हंसने लगे। राम ने खुशी से सिया, ऋषु कर एंजल को हक कर लिया। चारों एक दूसरे के साथ बेहद ज़्यादा खुश थे। तभी राम का फ़ोन बजा। राम ने फ़ोन को देखा तो राघव का कॉल था। जैसे ही राम ने कॉल रिसीव किया वैसे ही राम ने कहा, बॉस वीआर आपसे और मैम से मिलना चाहते हैं। उसका कहना है कि उसके पास एक बहुत अच्छी डील है जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। राघव की बात को सुन के राम के चेहरे पे एक डेविल मुस्कान आ गई। मीटिंग फिलस करो। राम ने मन ही मन एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, फाइनली आ ही गए सामने वीआर। देखते हैं इस बार इस शतरंज में कौन जीतेगा। फिर एकदम सख्त चेहरे के साथ खुद से ही कहा, वीआर बहुत शौक है ना दूसरों की आइडेंटिटी छीनने का। अब देखो क्या हाल करता हूँ तुम दोनों का। तुम दोनों की वजह से मुझे मेरी वेदू से अलग होना पड़ा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगी। टू बी कंटिन्यू।